Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 20th of November 2023. तो जी क्या है आज के डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियन वाले पेज के अंदर तीन एडिटोरियल्स हैं 1 2 3 एंड देन फॉरवर्ड करेंगे 4 5 6 और 7 ये ओपिनियन होंगे। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और उसका एनालाइज करेंगे और इंशाल्लाह टुडे अगेन आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हल्का सा व्यू ले लेते हैं पहले। एडिटोरियल्स के अंदर है पहला फेमिलियर मैसेज। फेमिलियर मैसेज में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करेगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उसके अंदर मिलिट्री की बात करेगा और एस्टेब्लिशमेंट में जो पास्ट में एस्टेब्लिशमेंट ने मिस्टेक्स की थी उनकी बात करेगा। टॉक्सिक कफ सिरप, इसके ऊपर जो ये सिरप जो हैं खांसी वाले कह लें या बच्चों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ये जहरीले साबित हुए हैं उनकी बात करेगा। हेल्थ सेक्टर की लिविंग हिस्ट्री में मज्जो दौड़ों की बात करेगा, इसमें भी सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर गजा की बात की जाएगी और किस तरह से पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इसराइल को नहीं रोक सकी इसके बारे में बात की जाएगी। मिथ्स अबाउट मिलिट्री कोड वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिलिट्री जस्टिस जो है जो मिलिट्री कोड्स जो हैं उसकी डिटेल में बात की जाएगी कि वो क्या है किस तरह से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली उनको बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था। तो बड़ा इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट साउथ रिमेंबर, साउथ अमेरिका की बात की जाएगी किस तरह से साउथ अमेरिका ने गजा इंसिडेंट के अंदर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया दुनिया को और बाकी दुनिया खामोश रही। तो क्या रिस्पॉन्स दिया वो बात की जाएगी। एंड डेकोरेटिंग कराची, कराची के डेकोरेशन के बारे में बात होगी। एंड स्पेशली जो मेन प्रोजेक्ट है उसकी बात की जाएगी कि गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, इधर उधर पैसे ज़ाया कर रही है। तो लेट स्टार्ट करते हैं जी। पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा इस लेक्चर का भी और न्यूज़पेपर का भी। लेक्चर को 7 इसके पार्ट्स हम कर देंगे, चैप्टराइजेशन इसकी हो जाएगी। व्हाट्सअप लिंक भी अवेलेबल है और एनी जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, वी विल इंशाल्लाह रिप्लाई यू। एंड ये वाला काम आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने करना है। एंड टुडे क्वेश्चन जो होगा जनाब अली वो होगा, आपको अक्सर एक टर्म सुनने में मिलती है लेफ्ट ग्रुप एंड राइट ग्रुप। तो ये आपने बताना है कि ये कौन होते हैं जी। लेफ्ट ग्रुप वाले पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बीइंग अ मैन ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। लेफ्ट ग्रुप वाले बंदे कौन से हैं, या जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनको, इंसानों को भी हम कहते हैं ये लेफ्टिस्ट है, ये राइट साइड वाला है। तो ये क्या है, तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है एंड डिफरेंस बताना है। डेफिनेशन से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो दैट इज योर टुडे असाइनमेंट कि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है। आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि जो लेफ्ट ग्रुप वाले लोग होते हैं वो कौन से होते हैं और जो राइट ग्रुप वाले होते हैं वो कौन से होते हैं। बेसिकली ये दो आइडियोलॉजीज हैं, ये नजरिए हैं, ठीक है ना। तो इनको वो डीपली बस इनका नाम ले लेता है और लेगा भी इस एक आधे ओपिनियन के अंदर। तो आप लोगों को ये ड्यूटी है कि अब आपने ये असाइनमेंट में बताना है ताकि आप भी कुछ लर्न कर सकें खुद से। चलेंगे आज जी। पहला जो हमारा ओपिनियन एडिटोरियल है वो है फेमिलियर मैसेज। फेमिलियर मैसेज के अंदर अब फिट कहाँ पर होने वाला है, पहले पेपर पर्सपेक्टिव में बता दूं। टेररिज्म आपको बताएगा, मिलिटेंसी और टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसके बारे में बात होगी। काजिज कौन सी थी, इफेक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। इफेक्ट्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। वो बेचारे शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अपनी जानें दे रहे हैं। तो ये इसके इफेक्ट्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ये किसके इफेक्ट्स हैं, मिलिटेंसी के और टेररिज्म के, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, रुकता क्यों नहीं है, तो इसके ऊपर बात होगी और इसके सॉल्यूशंस क्या है इसके ऊपर बात होगी। और शुरू किया जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्टेटमेंट है उससे। तो चलें जी शुरू करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ्राइडे वाले दिन जीएचक्यू के अंदर एक मैसेज दिया, स्टेटमेंट दी, जहां पर काफ़ी उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो कह लें कि उलमाए कुरान और इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। तो वहां पर क्या मैसेज दिया जाता है, वो कहता है द स्टेट हैज़ अ मोनोपोली नॉट टू यूज फोर्स while armed actions by non-state actors is used is out of the question। कहता है कि जो स्टेट है ना
वो क्या है, ऑन द यूज ऑफ फोर्स, यानी कि उसके पास तो है कि वो यूज ऑफ फोर्स करे, लेकिन ये जो आर्म्ड एक्शंस है ना बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके पास ये, जब वो ये काम करते हैं तो ये क्वेश्चनेबल है, ठीक है ना। और आगे वो कहता है कि इसी तरीके से, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अगर क्या करें, फोर्स को यूज करें ये जिस, तो वो क्वेश्चनेबल हो जाती है चीज, एक नंबर वन। नंबर टू, वो बात करता है मिनोरिटीज के राइट की, बात करता है कि मिनोरिटीज के जो ग्रुप्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। तो कहता है कि इसको क्या किया जाए, काउंटर टेंट रिलीजियस सेक्टेरियन एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस नीड टू बी ओवरकम, यानी कि हमारी सोसाइटी जो है बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इसके अंदर लोगों को मिनोरिटी बेस के ऊपर, रिलीजन की बेस के ऊपर, सेक्टेरियन की बेस के ऊपर और जबान की बेस के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर क्या किया जा रहा है, आपस में दूर किया जा रहा है। तो ये तो बेसिकली उसने एक स्टेटमेंट दे दिया अपनी तरफ से। अब आगे आ जाते हैं, स्टेटमेंट से आगे क्या है। ये जो स्टेटमेंट उसने दी, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी पैगाम पाकिस्तान फतवा, यानी कहता है कि साइलेंट, उसके साथ स्टेटमेंट के साथ साथ और भी उन्होंने कुछ चीजें बताई जो कि फीचर्स थे 2018 के पैगाम पाकिस्तान के फतवे के। और वो फतवा तकरीबन 1800 जो क्लैरिक्स थे, जो उलमा कराम थे, उन्होंने क्या किया था, उसको यानी कि दिया था। और उन्होंने उस फतवे में ये था कि मिलिटेंसी को और एक्सट्रीमिज्म को पाकिस्तान से खत्म किया जाए। तो उसके कुछ साइलेंट फीचर जिसने जो है वो बताए थे, किसने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर। अब ये अरेंज क्यों किया गया, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्टेटमेंट दी, लोगों को इकट्ठा किया, उनके साथ बात की, पैगाम में फतवा पाकिस्तान फतवा की बात की, तो सारे साइलेंट फीचर उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्सप्लेन किए फ्राइडे वाले दिन। तो ऐसा क्यों किया, अरेंजमेंट्स क्यों की, तो ये अरेंजमेंट्स इसलिए की गई क्योंकि टेररिस्ट वायलेंस पाकिस्तान के अंदर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है इस वजह से। एंड साइकिलिंग उससे क्या हो रहा है, जब बढ़ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, फिर आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं और काफी जगह पे सिविलियंस भी हैं, उन वो बेचारे शहीद हो रहे हैं। फिर वो आगे कहता है कि दो किस्म के उलमा हैं, एक है प्रो स्टेट उलमा, तो उनसे कोई मसला नहीं है, वो तो स्टेट की बात करते हैं। दूसरे हैं एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर। दूसरे उलमा कौन से हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर्स हैं, जो क्या करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये स्टेट डिसमेंटल हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, और इसको रिप्लेस करना चाहते हैं विद योर ओन पॉलिटी आर द मेन हर्डल्स, यानी कि अपने स्टाइल का क्या करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी की सारी चीजें करना चाहते हैं। तो ये वाले जो एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर्स हैं ना, जो तबलीग करने वाले हैं, ये असल में क्या है, वो कहता है कि हर्डल है पाकिस्तान में जो पीस है उसके लिए। आगे चलते हैं। फिर आगे वो, ये तो बात होगी वो सारी, अब वो कहता है कि अब करना क्या है, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि कैनेटिक ऑपरेशन, कैनेटिक बेसिकली आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसी जो है होती है, किनेटिक एनर्जी होती है ना मूवमेंट की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट की वजह से, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली कह रहा है किनेटिक ऑपरेशंस। तो किनेटिक ऑपरेशन यानी कि जो भी आप ऑपरेशंस करते हैं, एक्शंस करते हैं, उनको कह रहा है। कहता है इसके साथ साथ जो फैसिलिटेटर है ना मिलिटेंसी के पाकिस्तान के अंदर, उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी कंफ्रंट करना चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए। एग्जाम्पल देता है, कहता है सेक्टेरियन ग्रुप पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, और हार्ड राइट आउटफिट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेक्टेरियन ग्रुप या जो कंजर्वेटिव जहन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कंट्री के अंदर, वो क्या लाइक कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप जो है ना, इनके सिंपैथेटिक हम दर्द हैं किसके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और इस्लामिक स्टेट कोरिस्तान के। इन दोनों के वो क्या है, हमदर्द हैं, कौन, जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर कई। लेकिन ये इनको क्या किया गया है, इनके ऊपर कोई पकड़ ही नहीं है, ये रिमेन एक्टिव हैं, फ्री टू ऑर्गेनाइज हैं और ऑपरेट हैं। तो ये बेसिकली क्या है, असल में फैसिलिटेटर्स हैं किसके, टीटीपी के और इस्लामिक स्टेट कोरिस्तान के। तो कहता है इसके साथ साथ ऑपरेशन करने के साथ साथ इन फैसिलिटेटर्स को भी पकड़ें, ताकि ये काम जो है जो जल्दी खत्म हो जाए। फिर अगर वो सेक्टेरियन की बात करता है, कहता है सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान में पहले जो था एक्टिव था कुछ डिकेड पहले, बाद में इसको न्यूट्रलाइज कर दिया स्टेट ने ऑपरेशन करके, और देयर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स। लेकिन कहते हैं अभी भी जो है ना उनके पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स जो हैं वो फ्री हैं और प्रीच भी कर रहे हैं टॉक्सिक व्यूज, जहरीले जो अपने व्यूज अभी भी दे रहे हैं। आपको पता है पहले पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म, फिरका वारियत बहुत ज्यादा थी, जो अहले तशी हैं उनके ऊपर अहले हदीस अटैक कर रहे हैं, अहले हदीस के ऊपर अहले सुन्नत कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर ना, लेकिन बाद में स्टेट की इंटरफेरेंस से इसको न्यूट्रलाइज खत्म कर दिया गया। अब फिर के आपस में
नहीं इतना करते वो लड़ाई झगड़ा, थोड़े से पोलाइट भी हो गए हैं, लेकिन कहते हैं अभी भी जो आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स हैं ना इसके, वो अभी भी अपना मुंह बंद नहीं कर रहे, वो अभी भी कुछ ना कुछ गलत मलत बोलते ही रहते हैं। हैंस उससे फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, कहता है कि हैंस द एस्टेब्लिशमेंट विश टू डी रेडिकलाइज द नेशन। इसकी वजह से जो स्टैब्लिशमेंट की जो एक विश थी ना कि डी रेडिकलाइज कर दे नेशन को, वो अभी भी फुलफिल नहीं हुई। और जब तक इन एलिमेंट्स को जो इसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं इनको नहीं उखड़ा जाएगा, ये फुलफिल भी नहीं हो सकती। नंबर एक तो चीज उसने ये कह दी। नंबर दो, उसने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, वो कही है विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट क्या है, विद इन द एस्टेब्लिशमेंट की एस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ गलतियां की थी, कुछ मिस्टेक्स की थी पास के अंदर, तो उन मिस्टेक्स को क्या करे वो दोबारा ना करे, तो फिर ही पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी, सेक्टेरियनिज्म, टेररिज्म खत्म हो सकता है। अब वो गलतियां क्या की थी, कहते हैं फॉर डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड कहते हैं 10 साल को, तो पिछले कुछ साल डिकेड से क्या हो रहा है, स्टेट ने इनकरेज किया जिहादी एक्टर्स को। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, कहता है इनकरेज किया उनको। कैसे, अफगानिस्तान के अंदर सब तो पहले, और उसके बाद कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि 1979 की जो बात कर रहा है ये, जब रशिया आया था, तो उस वक्त हमने जिहाद के नाम के ऊपर हमने क्या किए थे, जिहादी भेजे थे वहां पर, उस चीज की बात कर रहा है। तो बाद में वही जिहादी जब फ्री हो गए, रशिया चला गया, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ ही मुंह कर लिया, ठीक है ना। जिस तरह अब जो है तालिबान जो है, वो पहले सपोर्ट हम कर रहे थे, हमारी अपनी कुछ रीजंस होती है ना सपोर्ट करने की, वो मैं अभी डिटेल में नहीं, पाकिस्तान की ज़ाहिर है हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो फिर हमें ये काम करने पड़ते हैं, और सारी दुनिया ही ये करती है, हम कोई अलहदा से नहीं करते। लेकिन बाद में ये है तालिबान अब फिर दोबारा से हमारे ही यानी कि अगेंस्ट जो है एक्शंस ले रहे हैं। तो यही बात वो कर रहा है कि जो जिहादी एक्टर्स हैं, वो उनको आप इनकरेज किया था आपने पहले, लेकिन बाद में वही जो कहता है क्या कर देते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है ना। चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटीज के बाद क्या होता है, वही ग्रुप जो आप बनाते हैं वो बाद में आपके ही खिलाफ हो जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे उसने कहा कि ड्यूरिंग मुशर्रफ इरा, जब मुशर्रफ का दौर था तब हमारे सामने नजर आया कितने ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर हुए। उसके बाद एपीएस पेशावर में जो अटैक किया गया उसकी बात करता है। तो ये क्या है, ये सारे यू टर्न के रिजल्ट्स हैं। तो वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अब इसको तस्लीम कर ले कि उसने माजी में गलतियां की थी, सपोर्ट किया था जिहाद एक्टर को, तो ये उसकी गलती थी, उससे कुछ सीखे और दोबारा ये गलती ना करे। तो ये उसने सेकंड जो है समन ने सजेशन दी है एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है जी। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये एडिटोरियल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे जी, बियॉन्ड द किनेटिक, फिर वो आगे आ जाता है कि किनेटिक जो है ना, बियॉन्ड द किनेटिक लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट, द अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट फ्यूल मिलिटेंसी मस्ट आल्सो बी एग्जामिन्ड। नीचे कहता है कुछ ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, मिलिटेंसी को बढ़ा रहे हैं, उनको भी क्या किया जाए, उनको भी क्या किया जाए, एग्जामिन किया जाए। न्यूमरियस कहता है केसेस ऑफ एजुकेटेड मिलिटेंट्स, कहता है कई एजुकेटेड लोग हैं जो मिलिटेंट्स का क्या कहते हैं, हिस्सा बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि जो है उनको इस स्टेट की वजह से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। मोस्टली डिस्पोज यानी कि वो डिस्प्रेस होते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता, इज्जत की रोटी नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी जो है इन टेररिस्ट ग्रुप की तरफ यानी कि रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, टेररिस्ट ग्रुप को डिवर्च करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कई जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसके साथ अटैच्ड हो चुके हैं। तो आगे वो कहता है व्हेन एन अनकेयरिंग, जब हम अनकेयर करेंगे, डिस्टिंक्ट स्टेट डज नॉट नथिंग फॉर देयर वेलफेयर, जब एक स्टेट उनकी वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करेगी, तो फिर क्या है कि वो मैनी फील दैट रिलीजियस मिलिटेंसी इज द ओनली सोल्यूशन। तो फिर जब एक पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के साथ उनके वेलफेयर के लिए आप नहीं कुछ करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो लोग इनकी तरफ डिवर्ट हो जाएंगे, और उनको फिर पता चल जाएगा कि जो रिलीजियस मिलिटेंसी है ना, यही क्या है, एक सोल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम्स का। तो इसलिए स्टेट को क्या चाहिए कि वो इंश्योर करे राइट्स सबको मिलने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, जॉब्स मिलनी चाहिए, और इसके अलावा जो है जिनको आप डिप्राइव्ड सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स कहते हैं हिस्से सोसाइटी के, जिनको आपने पीछे फेंका हुआ उनको भी आप लोग रिस्पेक्ट दें। ये सारा कुछ करेंगे तो फिर ही हम क्या कर सकते हैं, मिलिटेंसी को पाकिस्तान से खत्म कर सकते हैं। तो जनाब ये थी
ये था आपका टेररिज्म एंड मिलिटेंसी वाला जो भी इसके अंदर उसने डिस्कस किया फैमिलियर मैसेज के अंदर। नंबर सेकंड आ जाते हैं जी। नंबर सेकंड में है टॉक्सिक कफ सिरप। सिरप शरबत को कहते हैं टॉक्सिक, जहरीले को कफ, ये खांसी वाले शरबत जो है। हेल्थ सेक्टर की बात होगी, पाकिस्तान ड्रग्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात होगी, हेल्थ केयर फेलियर्स की बात होगी। बेसिकली होता क्या है कि पाकिस्तान जो स्टोरी है वो ये है कि जनाब अली पाकिस्तान में कुछ सिरप बनते हैं, कफ सिरप, वो बाहर भी सेल होते हैं, लेकिन अब पता चलता है कि जनाब अली वो नॉट फिट नहीं है वो इस्तेमाल करने के लिए, ड्यू टू सम उसके अंदर जो उसका मिक्सचर है वो फिट नहीं है वो इंसानों के लिए। तो उससे क्या हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज भी खराब हुआ है, प्लस उसके साथ साथ और क्या हुआ है, ये एडिटोरियल वाला इस प्रीवियस जो मिस्टेक्स थी किसकी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की, उनको भी हाईलाइट करता है। दो केसेस और वो बताता है कि किस तरह से प्रीवियस दो केसेस जो हैं इस तरह के पहले भी सामने आए थे, जो सिर्फ के तो नहीं थे लेकिन और थे। तो वहां से भी वो कहता है कि जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना वो बड़ा ही स्लो है, उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। फिर वो आपको वो तब्दीलियां बताएगा कि क्या क्या करनी चाहिए। कहता है 5 सिरप बैन कर दिए गए हैं, किसने, पंजाब गवर्नमेंट ने, फॉलोइंग ए WHO अलर्ट। ये 5 जो कफ सिरप थे वो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है जब WHO ने एक अलर्ट जारी किया। अब ये सिरप कहाँ पे हैं, इनके अंदर क्या था, इन सिरप के अंदर डेंजरस हाई अल्कोहल लेवल, एक चीज तो ये मिलती है। नंबर 2, पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिलते हैं। ये दो चीजें मिलने की वजह से इनको बैन कर दिया गया। अब कंप्लेन कहाँ से आती है, कंप्लेन आती है मालदीव से, ठीक है ना। और वहां से फिर जब कंप्लेन आती है तो फिर WHO के थ्रू पंजाब गवर्नमेंट को अलर्ट किया जाता है और पंजाब गवर्नमेंट एक्शन लेके इनको बंद करवा देती है। तो जब मालदीव से ये हमें कंप्लेन आती है तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल डिमेंशंस के अंदर पाकिस्तान का इमेज जो है वो काफी डिस्टर्ब होता है। जिस तरह से पीछे इंडिया का भी इस तरह से हुआ था कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनमें से कोई एक सी, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, शायद वो काजिकिस्तान सी या कोई और स्टेट थी, तो वहां पर ये कफ सिरप पीने से कई बच्चे जो हैं उनकी डेथ भी हो गई थी और उसके ऊपर बैन लगाया गया था और वो मैन्युफैक्चर हो रहा था इंडिया के अंदर। तो इन द सेम फैशन पाकिस्तान में भी यही हुआ है। तो उससे क्या हुआ, इंटरनेशनल जो डिमेंशंस के अंदर आपको काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब कहता है कि दीज डेंजरस प्रोडक्ट्स वर नॉट ओनली, ये सिर्फ सोलली लोकली नहीं इनको सेल किया जा रहा था बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। तो इसका मतलब है कि बॉर्डर से दूसरी तरफ जो भी लोग हैं उनकी जिंदगियों को भी ये रिस्क में डाल रहा था। तो कहता है इट इट मार्क्स द सेकंड ड्रग रिलेटेड स्कैंडल टू हैव कम टू द लाइट। ये दूसरा ड्रग रिलेटेड स्कैंडल है। इससे पहले भी जो थे एक दो स्कैंडल इस तरह के बन चुके थे, वो सिरप के तो नहीं थे, कोई और थे, वो भी आपको बता देते हैं। वो क्या था, कहता है रिसेंट वीक के अंदर क्या होता है कि कई जो पेशेंट्स है ना उनकी आई साइट जो है, ये हमने अपने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था प्रीवियस डेज के अंदर, कि उनकी जो नज़र है ना वो ख़त्म हो जाती है। क्यों, असल में वो क्या होता है कि यूज ऑफ कैंसर ड्रग्स टू ट्रीटेड डायबिटीज रिलेटेड आई कंडीशंस, यानी कि जो कैंसर की ड्रग्स थी उसको इस्तेमाल किया गया जब, तो किसको ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज रिलेटेड चीज़ों को, डायबिटीज को, लेकिन उससे असर किसके ऊपर पड़ गया, आंखों के ऊपर। तो कई पाकिस्तानियों की जो मरीज थे उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई इस वजह से। अब उसमें क्या था, जब ये काम हो जाता है तो जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है तो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो रिलीज करते हैं एक स्टेटमेंट और वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो ड्रग थी ये अप्रूव्ड ही नहीं थी आंखों के इस्तेमाल के लिए, ये तो आंखों के इस्तेमाल के लिए हमने बनाई ही नहीं थी। तो इसका वो आगे जो है वो था सिम्टम्स ऑफ सिस्टमैटिक फेलियर इन पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो जब ये स्टेटमेंट आती है तो फिर से हमें पता चलता है कि हमारा जो फेलियर कहाँ पर है, पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी उसके अंदर ही बड़ा फेलियर है। दे हाईलाइट द सिग्निफिकेंट फ्लॉज, फिर वो ओवरसाइट फ्रॉम, यानी कि फिर वो आगे बात कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है कि स्टेटमेंट ये आती है कि जिस जो आप इससे काम ले रहे हैं उस काम के लिए तो बनाई नहीं थी। तो यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान में दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जा रहा है। एक चीज तो ये यहाँ से ये होगी, ये दूसरा केस वो बताता है, और वो दूसरा केस था, ये पहला केस था। इस तरह से पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में। अब वो आगे ड्रग रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बात करता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंट फ्लॉज क्या है इसके अंदर। ओवरसाइटिंग फ्रॉम
मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, वहां से भी आपने देखना चाहिए। एंड एक्सपोज द इनफॉर्मल ऑफ्टन अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स, जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स हैं वो भी अनसेफ्ड हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारी की सारी क्या है, फेलियर्स हैं पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। वो देखता ही नहीं है कि किस तरह से मैन्युफैक्चर हो रही है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसको इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। फिर एक और केस बताता है कि 2021 के अंदर क्या होता है कि एक्सपायर्ड स्टंट जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं बाय कार्डियक पेशेंट्स इन लाहौर। लाहौर के अंदर जिन लोगों को दिल का प्रॉब्लम होता है, आपको पता है उनको स्टंट डाले जाते हैं। तो एक्सपायर्ड स्टंट जो थे ना वो डाल लिए गए लाहौर के अंदर 2021 के अंदर। तो ये भी यहाँ से भी पता चलता है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कितनी कमजोर है कि वो देख ही नहीं रही चीजों को। कहता है फिर क्या है आगे कि नीड, अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स की जाएं इन ड्रग रेगुलेशन के अंदर। द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मस्ट क्या करे, इन्फोर्स करे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, इंश्योर करे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इस इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसके अंदर क्या करे, कंट्रोल उसको करे स्ट्रिक्ट तरीके से, इंश्योर करे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अब ये कैसे होगा, इस ये ऐसे होगा कि एस्टेब्लिश किया जाए एक रिलायबल अथॉरिटेटिव नेशनल फार्मूलेरी टू गाइड मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड पेशेंट्स। तो ये क्या किया जाए कि एस्टेब्लिश किया जाए ये वाला अथॉरिटेटिव नेशनल फार्मूलरी, इनको पेशेंट्स को और पेशेंट्रीज को और पेशेंट को गाइड करने के लिए। फिर आगे कहता है कि द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल ड्रग गाइड, ड्रग गाइड क्या होती है, जिस तरह आप कोई शरबत खोलते हैं या दवाई खोलते हैं तो डब्बे के अंदर एक पर्ची निकलती है कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है उनकी अक्सर जो है वो एब्सेंट ही होती हैं चीजें उसके अंदर से, तो इसको भी देखना चाहिए कि वो भी हो। आगे नीड टू ओवरहॉल द रेगुलेटरी मैकेनिज्म गवर्निंग द फार्मा इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री को गवर्न कर रहा है उसको भी मैकेनिज्म को भी देखना चाहिए। दिस शुड इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, चेक ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो किस ड्रग्स, बेसिकली वो कह रहा है अद्वियात को, अब वो नशे वाली सारी अद्वियात को बात कर रहा है कि वो किस तरह से मार्केट की जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। इसके अंदर जो आपको पेपर पर्सपेक्टिव में याद करने की चीज है वो ये है कि ये दो तीन इंसिडेंट आपके जहन में रहने चाहिए कि जो हुए हैं, वो जहां आपको जरूरत पड़े आप हेल्थ के टॉपिक के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि उसको बता सकते हैं कि कितना वीक है हमारा हेल्थ सिस्टम, एंड दैट्स ऑल। ये जो इतनी वो लंबी चौड़ी उसने बातें बताई हैं, अगर आप नहीं भी पेपर में डिस्कस करते तो कोई जरूरी भी नहीं है। नंबर 3, लिविंग हिस्ट्री। लिविंग हिस्ट्री के अंदर वो क्या बात करता है, मंजोदाड़ो की इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता है कि वहां पर कुछ क्वांट्स मिले हैं। अब इसको इसके अंदर बाकी तो मैं नहीं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन इसके वाई क्यों करते हैं ये लोग जो हैं, पुरानी पुरानी चीजों को क्यों ये खोलते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, मंजोदाड़ो को हिस्टोरियन, क्या फायदा क्या है उससे, बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको इसमें बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और कितने बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप पुरानी चीज़ों को खोदते हैं, पुरानी चीज़ों की तलाश करते हैं। तो पहले तो मंजूदाड़ो देख लेना अपना, आपका कहाँ पे है मंजूदाड़ो। ये जनाबी अली पाकिस्तान है, ये मैप आपके सामने साउथ एशिया का मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये पाकिस्तान आपके सामने आ गया, ये सिंध है और ये सिंध के अंदर आपको मंजूदाड़ो जो है वो नजर आ जाएगा और ये इसकी पिक्चर है मंजूदाड़ो। ठीक हो गया, यहाँ पर एक हड़प्पा साइड पे है ये मंजूदाड़ो और ये इंदस वैली का हिस्सा है। इंदस जो हमारा दरिया सिंध है उससे ये लफज निकला है इंदस, उसको इंदस कहते हैं। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन का ये हिस्सा है और इस तरह के ये है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। आगे मैंने ये आप देख सकते हैं इस तरह की ये पिक्चर है, ठीक है। और भी पढ़ाई ये उसका एक मैंने व्यू दिया। तो मजोदारो क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर है। 2500 BCE पहले ये जो है बिल्ट हुआ था और ये लार्जेस्ट सेटलमेंट है इन द एंशियंट इंडस, लार्जेस्ट सेटलमेंट है ये वाली जनाब। और ये हिस्सा किसका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली जब हिस्ट्री में हर एक दरिया के लोग नज़दीक नज़दीक लोग रहते थे, तो ये जो था इंडस रिवर है तो इसके नज़दीक नज़दीक लोग जहाँ पानी था वहाँ वहाँ रहते थे। और बाद में ये एकदम से जो है ना
कहते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ये पूरी की पूरी जो मंजो दाड़ो है कि लोग है ना, ये यानी कि सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। तो साइंटिस्ट जो है इस चीज़ को तलाश कर रहे हैं कि क्या रीज़न क्या थी कि क्यों जो है वो ख़त्म हो गई थी। और इसके अलावा और बड़े बेनिफिट्स इनको मिले हैं जब इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। वो बेनिफिट्स क्या हैं वो आगे डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ कॉइन, पहली दफ़ा जो कॉइन सिक्के मिले थे वो 1922 में और 31 में मिले थे। और अभी लास्ट वीक में एक पोर्ट मिला है कॉपर कॉइन्स का, ठीक है ना, सिक्कों का। ये तो बात हो गई। कहता है इस अर्लियर जो एक्सप्लोरर थे ना, वो उन्होंने क्या किया, यानी कि वो एक पुरानी जो लाइफ थी उसको यहाँ से देखना चाहते हैं कि पुराने लोग यहाँ पर किस तरह से रहते थे, ठीक है ना। और जब उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज करना शुरू किया तो क्ले, मिट्टी एंड मेटल सील्स, सील्स बेसिकली जो सील जानवर नहीं होता जो समुद्र में रहता है उसकी, यानी कि मिट्टी की भी और मेटल की भी बनी हुई मिली, कॉइन्स मिले, टॉयज खिलौने मिले, गोल्ड मिला और ब्रॉन्ज के और जो ऑर्नामेंट्स यानी कि हार वगैरह मिले, वेजिंग स्टोन एंड मोर दैट इंडिकेट फ्लोरिशिंग ट्रेड। इन सब ये सारी जो चीजें थी ना, इनको बेसिकली पुराने वक्तों में, क्योंकि पुराने वक्तों में करेंसी तो थी नहीं, तो इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड करने के लिए। तो कहता है इससे पता चलता है कि इस सिविलाइजेशन में इस वक्त में ये लोग क्या करते थे, इनकी बड़ी ट्रेड थी आपस के अंदर। और क्या कहता है दे आर आल्सो डिक्लेयर दैट कि 500 ईयर ओल्ड सिटी वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सेटलमेंट, कि ये 5000 ईयर्स ओल्ड शहर है कौन, मंजोदाड़ो, और ये अपने वक्त का सबसे बड़ा और एडवांस इलाका था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत फैली हुई थी, उसमें से एक मंजोदाड़ो है। मैं उसकी तरफ नहीं जाता फिर काम लंबा हो जाएगा, इतना ही बताता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये एक शहर था, और भी बड़े थे, जैसे हड़प्पा भी है साहिवाल वाली साइड पे, ठीक है ना, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये एक बड़ा ही अपने वक्त का सबसे बड़ा शहर था, और क्या था, एडवांस था। मोर एवर कहता है कि इसका जो सीवरेज सिस्टम और इसका जो ड्रेन सिस्टम है ना, वो आज के वक्त का जो हमारा है उससे भी अच्छा था। क्योंकि जब खोलते हैं ना इसको, दीवारें निकलती हैं, तो पता चलता है कैसे उन लोगों ने बनाया हुआ था इस शहर को। तो यहाँ से आप लगा लें कि सीवरेज सिस्टम और उनका ड्रेनेज सिस्टम 5000 ईयर्स ओल्ड शहर का हमारे प्रेजेंट शहरों से ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ से आप लगा लें कि वो लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन कहता है जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल इमेज है ना, उसकी वजह से, जैसे मिलिटेंसी है, इनसिक्योरिटी है, इकोनॉमिक फर्टेलिटी है, करप्शन है, तो ये सारे के सारी चीजें होने की वजह से जो इंटरनेशनल हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिकल है, स्टूडेंट्स हैं और टूरिस्ट भी जो हैं, वो क्या करते हैं, वो यानी कि इस तरफ कम आ रहे हैं हमारी तरफ। इस तो हमें क्या चाहिए, इसको सेव करना चाहिए, ये जो हमारा मंजोदाड़ो है इसको सेव करना चाहिए इस हेरिटेज को। लेकिन वो कम आ रहे हैं। लेकिन कोशिश ये है कि वो आएं और आकर इस चीज का आंसर तलाश करें, ठीक है ना। आंसर फॉर द सडन, कि कैसे अचानक ये जो है ना, इस ये वाला जो मंजो दौड़ो है ये कैसे अचानक खत्म हो गया। और इसके अलावा कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा लेसन्स जो है ना इसके नीचे छुपे दफन है। मल्टीकल्चरल पास्ट हिस्ट्री सच एज कि उस वक्त के जो लोग थे उनके पास कितना नॉलेज, कितने नॉलेजेबल लोग थे उस वक्त के, वो वाले के एगलिटेरियन थे, यानी कि इक्वालिटी थी, इमेजिनेटिव थे, पीसफुल थे और सेकुलर वे ऑफ लाइफ था उनका। यानी कि जैसे जैसे इस मंजो दौड़ो शहर की क्या की जा रही है, इसको खोद रहे हैं, इसकी चीजें देख रहे हैं, तो उस वक्त के लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो लोग किस तरह से के थे। तो इसका मतलब है वो हमसे बहुत एडवांस थे, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो वो ये बताता है। तो बेसिकली जो मेन पर्पस होता है ना ये वाली इस तरह की पुरानी चीज़ों को खोदने का और देखने का, वो यही होता है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर जिंदगी लाइफ कैसी थी, लोग कैसे चीज़ों को करते, और कई चीज़ें ऐसी हमें मिली हैं जो अभी हमने इन्वेंट भी नहीं की, और हमने वहां से इन्वेंशन किया ये नई नई टेक्नोलॉजी की। तो इसलिए फिर इनको बड़ी इंपॉर्टेंट हासिल होती है, ये आपकी लाइफ को और बेहतर कर देते हैं। ये आज का टुडे का था, न्यू अपना क्या उसे कहते हैं, पिक्चर थी टुडे की, तो वो भी ऐड अप कर दी है। तो उसमें बेसिकली वो इकोनॉमी की एक बड़ी प्यारी पाकिस्तान की इकोनॉमी की पिक्चर बताता है कि जब ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है तो खरगोश की तरह स्पीड से आती है, और जब इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना हो तो फिर ऐसा ही होता है जैसे कछुआ चल रहा है।
तो उसको रैबिट से और कछुए से उसने तशबीह दी है कि जब अनस्टेबल होना होता है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो खरगोश की स्पीड से होती है, और जब स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है तो कछुए की स्पीड से जाती है। तो बड़ी अच्छी उसने एक इसकी पिक्चर दी है इकोनॉमी की। तो जी ये था टुडे आपके एडिटोरियल। ठीक हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा ओपिनियंस। उसके बाद हम ओपिनियंस की तरफ जाएंगे और ये वाला काम आपका है। चलें जी, फर्स्ट वन, गजा क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर बात करेगी मलिहा लोधी साहबा गजा की। ठीक है ना, कि किस तरह से पूरी दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो खामोश है, क्या कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स आया, स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्स आया, लहता लहता बात करेगी, ग्लोबल का फ्यूचर क्या है उसके ऊपर बात करेगी। यानी कि बेसिकली वो गजा के गिर्द घूमेगी। और इसके अंदर ज्यादातर जो डाटा है, अगर आपने पास्ट लेक्चर्स सुने होंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो रिवाइज हो रहा है आपका, क्योंकि बहुत कम जो है नई चीज मिलती है। ज्यादातर पुरानी चीजों को ये जो ओपिनियन वाले होते हैं घुमाते रहते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये इसमें पेपर के पर्सपेक्टिव में लिखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये जैसा आपने लिसन करना है ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बस। ठीक है, करंट जो गजा है वो किधर चल रहा है और वर्ल्ड ने क्या रिस्पॉन्स दिया है उसके बारे में इसके अंदर है। हाँ, पेपर में लिखवाने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी जब आपके आइडियाज कनेक्ट हो जाएंगे तो आप काफ़ी चीज़ें उसके अंदर लिख लेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया की बात होगी इसके अंदर, कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको भी कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है ना, बेशक जैसे हमारा यहाँ पे उसने इकोनॉमिस्ट की बात की, इकोनॉमिस्ट मैगजीन अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन की भी उसने बात की। इसी तरह से और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि नॉट स्पीक अगेंस्ट इसराइल, बल्कि इसराइल की ज़बान वो बोल रहे हैं, कि जिस तरह इसराइल कह रहा है उसी तरह से वो बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर ये बताएगी। तो इसके अंदर बस यही था कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी क्या है, कंट्रोल है, कंट्रोवर्शियल है। वो भी अपने देखता है राय, अपने जो है बिजनेस को देखता है, प्रायोरिटी देता है, हक की बात कोई नहीं करता यहाँ पर। ठीक है, तो ये बाकी जो है वो पुरानी बातें ही ज्यादातर हैं, लेकिन मैं एक दफा आपको ओवरव्यू ले देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसने किस अल्फाज में लिखा है। तो कहती है कि इसराइल जो है फोर्सेस ने अटैक किया अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर, गजा के ऊपर। ठीक हो गया, और टैंक्स के साथ ग्राउंड असल्ट किया, यानी कि टैंक्स की मदद से उसने किया। और वहां पर जो पेशेंट्स थे वो क्या हो गए, काफी डर गए उससे, सिविलियंस भी डरे। अब वो क्या है कि आई विटनेस वहां पर ये कह रहे हैं कि इसराइल सोल्जर्स ने क्या किया, मेडिकल इक्विपमेंट्स को तोड़ा, तबाह किया। जो आई विटनेस हैं वो कह रहे हैं। इसके और मेडिकल स्टाफ जो है उसकी इंटेरोगेशन की गई गन पॉइंट्स के ऊपर, डिटेन किया गया लोगों को अननोन लोकेशंस के ऊपर, अननोन लोकेशंस के ऊपर उनको डिटेन कर दिया गया। आगे वो कहती है इट प्रिटेक्ट्स फॉर द रेड वाज द for the raid that for the raid was that the hospital was a base of Hamas, a patient lie, a patent lie। कहती है कि असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने रेड की है अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर, ये किस पर की है, ये जो बेस है और हमास की उसके ऊपर की है, और हमास वाले यहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, एक झूठ है। ठीक है, और आगे वो कहती है कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे वो ये साबित कर सकें कि हॉस्पिटल के ऊपर जो इन्होंने काम किया, अटैक किया है, उसको ये जस्टिफाई कर सके। तो कोई ऐसा जो है वहां पर कोई इनको सबूत नहीं मिला, और ये क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपका। नेक्स्ट चलते हैं। आगे वो कहती है कि जो हॉस्पिटल की जो इन्वेजन है ना, उससे क्या हुआ है, सारी दुनिया में जो जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने इसको कंडेम किया है कि ये बिल्कुल आपने गलत किया, आपको हॉस्पिटल के ऊपर जो है इस तरह से चढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स, ग्लोबल एड एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इस चीज़ की क्या किया, क्रिटिसिज्म किया, स्लैम किया, यानी कि गलत किया आप लोगों ने इसराइल को कहा। यूनाइटेड नेशन रिलीफ चीफ मार्टिन ग्रिफ्टन उसने भी कहा है, हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी यही बात की है।
उसने उन्होंने क्या कहा कि हॉस्पिटल्स आर नॉट बैटल ग्राउंड्स and that protection of newborn patients, medical staffs, and all civilians must override all other concerns। कि ये जो आपके अस्पताल है ना, ये बैटल ग्राउंड्स नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा कि यार आप लोगों ने गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था। तो अब ग्लोबल क्रिटिसिज्म जो है वो कह रहा है कि वो बढ़ता जा रहा था। तो व्हाइट हाउस ने क्या किया, डिनाई किया इसको। और इसराइल, व्हाइट हाउस ने क्या किया, डिनाई किया कि मैंने इसराइल को ये ग्रीन लाइट नहीं दी थी कि जाके आप तो वहां पर मिलिट्री क्रिएट कर दो। जब पूरी दुनिया के अंदर ये एहतजाज बढ़ना शुरू हो गया ना, कि कंडेम करना शुरू हो गया कि इन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर जो चढ़ाई की है, वहां पर गलत किया है इसराइल वालों ने, तो उस वक्त फिर जो व्हाइट हाउस ने इस चीज को क्या कहा, डिनाई कर दिया कि हम लोगों ने थोड़ा कहा कि उनको जाकर कहो। हालांकि एक दिन पहले कहते हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, लेकिन एक दिन पहले यूनाइटेड स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस स्पोकमैन उसने अनाउंस किया था कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो इसराइल को क्लेम कर रही है, जो इसराइल कह रहा है ना कि हमास वाले वहां पर छुपे हुए हैं अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर, तो हमारे पास भी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो भी यही कह रही है कि वाकई वहां पर छुपे हुए हैं, वहां पर वो हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब जब ये पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला, तो इन्होंने कह दिया यूएसए वालों ने कि हमने नहीं कहा उनको। प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो डिफेंड कर रहे हैं इस रेड को, ठीक है ना। हालांकि पूरी दुनिया यही कह रही है कि ये गलत किया गया है, लेकिन वो अभी भी वहां का वहां ही अटका हुआ है। वो कह रहा है कि नहीं जी, ये हमास के जो है ना कमांड जो है, वहां कमांड सेंटर है अल-शिफा हॉस्पिटल, अभी भी वो अपनी उसी बात पर अटका हुआ है जो बाइडेन साहब जो है। आगे वो कहते हैं कि जो रेड हुई ना अल शिफा, टुक प्लेस इन द 6th वीक ऑफ इसराइल, छठे वीक के अंदर ये जो हुई है, छठे वीक के अंदर इसराइल की जब से वार शुरू हुई है तो छठे वीक के अंदर हुई है। और इससे पहले 11,500 फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुका है, जिसमें 4600 जो थे वो बच्चे थे। और तकरीबन 1.5 मिलियन लोग जो है वो क्या कर चुके हैं, उनको फोर्सibly डिस्प्लेस कर दिया गया। 15 लोग जो हैं वो नॉर्थ गजा से हिजरत करके साउथ गजा की तरफ जा चुके हैं। तो अब जाकर ये काम हुआ है। अब क्या क्या यूएसए ने, हालांकि ये सारा कुछ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सीज फायर की जब भी बात हुई है तो यूएसए ने क्या किया है, इसको रिफ्यूज किया, इसको सपोर्ट नहीं किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी कई दफा ये रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया कि ह्यूमैनिटेरियन डिमेंशंस के ऊपर जो है वार को बंद कर दिया जाए। और आफ्टर कहते हैं कि 4 फेलियर अटेम्प्ट्स, पांचवा जो ड्राफ्ट है उसको जो है मूव किसने किया, माल्टा ने मूव किया। और वो पांचवा ड्राफ्ट जाकर कहीं जो है वो जो है वो एक्सेप्ट हुआ। और उसके अंदर ये क्या था कि ह्यूमैनिटेरियन पाउस किया जाएगा, पाउस किया जाएगा जनाबी अली, सीज फायर नहीं किया जाएगा। पाउस कहते हैं वक्फा को, थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पांचवें रेजोल्यूशन के बाद जाकर थोड़ी देर के लिए ये बात जो है ये यूनाइटेड नेशंस की जो है सिक्योरिटी काउंसिल वहां पर एक्सेप्ट हुई है। और इसके अंदर भी उसने कहा है कि 12 वोट्स जो है दिए गए थे जी, ये 12 वोट्स के साथ पास हुआ। और 15 आपको पता टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जिसमें से 5 जो है वीटो वाले हैं परमानेंट, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। तो 12 से ये पास हुआ। और इसके अंदर जो है यूएसए और यूके अब्सेंट था। और इसके अलावा जो अब्सेंट रहा इसके अंदर, और रशिया जो है उसने भी क्या किया, डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ सीज फायर, वो भी अब्सेंट, रशिया यूएसए और यूके अब्सेंट थे इसके अंदर। अब ह्यूमैनिटेरियन पाउस का कहता है कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है ना। ये सीज फायर का सब्स्टिट्यूट थोड़ा हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन पाउसेस, कि आप थोड़ी देर के लिए रोक दें उसके बाद दोबारा जंग शुरू कर दें। तो ये क्या है, कहता है विल नॉट हार्म द जेनोसाइड डिस्प्ले, कहता है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये तो फायदा ही को नहीं है आप लोगों को करने का। क्या आप इससे क्या हो रहा है कि सिविलियन जो हैं वो बच्चे तबाह हो रहे हैं, सिविलियंस तबाह हो रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको रोक दें और उसके बाद फिर दोबारा से इसको शुरू कर दें। तो इसराइल जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन गायरड एडवान, उसने भी यानी कि यही कहा है कि ये जो है मिनी रेजोल्यूशन, जो उस रेजोल्यूशन के बारे में जो इसराइल का यूनाइटेड नेशन के अंदर एम्बेसडर है उसने कहा ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना, और बाइंडिंग भी नहीं है, हम इसको ना भी माने तो कोई मसला नहीं है हमारे ऊपर। और इसी तरह फलस्तीन का जो उन्होंने भी कहा है, वो भी डिसअपॉइंट हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि सीज फायर करवाया जाए, द सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट एक्शन सिंस द वार बीइंग फेल्ड, मैं यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल भी इसको रोकने में फेल हो चुकी है इस वार को। आगे वो कहता है कि इसके साथ साथ जो है अब क्या है, इस एस्केलेटिंग डिलेइंग बम्बिंग इन गजा, गजा के साथ साथ जो है वेस्ट बैंक के अंदर भी जो है कैजुअलिटीज बढ़नी शुरू हो गई हैं।
यहाँ यानी कि ये अगर गजा का इलाका है तो यहाँ पर क्या है, वेस्ट बैंक है, बीच में इसराइल है, तो यहाँ पर पहले लड़ाई हो रही थी। अब वेस्ट बैंक के अंदर भी क्या हो रहा है, अपना कैजुअलिटीज, डेथ बढ़नी शुरू हो गई हैं। व्हाइट हाउस की बात कर रहा है कि व्हाइट हाउस केम अंडर ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम डिसेंट विद इन। अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, व्हाइट एडमिनिस्ट्रेशन, उस वो भी क्या कह रही है, कंडेम कर रही है व्हाइट हाउस में, यानी कि जैसे हमारे अपोजिशन वाले अगर कहना शुरू कर दें गवर्नमेंट को, तो वहां पर भी जो अपोजिशन है ना, वो जो है वो भी कहना शुरू हो गई है कि जनाब अली तुम क्या कर रहे हो, कि आप लोग ये जो इसराइल का साथ दिए जा रहे हो आंखें बंद करके, ये ना करें। और इसी तरीके से जो पब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी डिमांड कर रही है कि इस सीज फायर को, इसको सीज फायर किया जाए। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी यही कहा है। इसी तरह G7 समिट होती है, उसके अंदर भी जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उसने भी यही बात की है। तो ये सारा का सारा जो है अफेक्ट करेगा जो वाशिंगटन की अनकंडीशनल बैकिंग है, इसराइल की जो वाशिंगटन यूएस से इसराइल की सपोर्ट करी जा रहा है, तो उसके ऊपर ये क्या हो सकता है, अफेक्ट करेगा ये वाली चीज कि सारी की सारी दुनिया भी यही कह रही है कि बंद करो, एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है बंद करो, G7 ग्रुप के कंट्रीज भी कहने हैं बंद करो, सीज फायर करवाओ, लेकिन यूएसए आंखें बंद करके सिर्फ इसराइल की मदद किए जा रहा है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर आगे वो बात करता है कि वाशिंगटन जो है अभी भी बैक कर रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर भी उसने जो है यही बात की कि सीज फायर को अभी भी उसने अपोज किया। ठीक है ना, हमास कहता है कि हमास जो है उसको जब तक वो खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं होगी जंग जब तक हमास को बिल्कुल खत्म नहीं कर देते। तो कहता है ये जो चीजें हैं ना ये अच्छी नहीं है, इससे क्या होगी, कुछ भी नहीं होगा, इसराइल वार से गजा में जो है सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होगी। और फाइनली आगे वो बात करते हैं कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया के पब्लिशर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो भी क्या कर रही हैं, उन्हीं का साथ दे रही हैं। और यहाँ पर एक वो अच्छी बात करता है पब्लिकेशन से पहले ये वाली, आर रूटर्स इप्सोस, यहाँ पे एक पोल होता है और उसके अंदर ये पता चलता है कि बहुत सारे अमेरिकन जो हैं, 2/3 ऑफ अमेरिकन जो हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जंग जो है ये रुक जाए। ठीक है ना। और इससे क्या हो रहा है, अब इसराइल की जो सपोर्ट है ना अमेरिका की तरफ से, वो आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो गई है। अमेरिकन लोग ये कह रहे हैं 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब है 66% लोग ये कह रहे हैं कि सीज फायर करवा दो, जंग को खत्म करवा दो। आगे जी कहता है डिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक और जो है, जो इसराइल वाले जो लगातार झूठ बोली जा रहे हैं ना, ठीक है ना, लीडर्स और मिलिट्री जो उसकी, तो वो डिस इन्फॉर्मेशन जो है दुनिया के अंदर फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, और इसके अंदर वेस्टर्न मीडिया तो शामिल है ही है। और उसके कुछ जैसे पब्लिकेशंस करने वाले, एक तो है ना ग्रो न्यूज चैनल्स है, पब्लिकेशन जैसे इकोनॉमिस्ट की बात करता है, तो कहता है वो भी क्या कर रहा है, वही जुबान बोल रहा है जो इसराइली बोल रहे हैं। और इसी तरह से कुछ वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फलस्तीन वाले एनमी हैं पीस के, और इसी तरह दूसरे कह रहे हैं कि ये इसराइल का राइट टू डिफेंड है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, तो ये वेस्टर्न मीडिया ये वाली लैंग्वेज बोल रहा है। और आगे वो बात करता है फिर मुसलमानों की, कि मुस्लिम पब्लिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड वर नॉट सर, उन मुस्लिम वर्ल्ड को पता था कि ये वाले जो वेस्टर्न मीडिया ये ऐसे ही करेगा, उन्हीं की जो है ये तरफदारी करेगा, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि तकलीफ इस चीज की है कि अरब गवर्नमेंट जो ज्यादा मायूसी वाली बात यह है कि अरब गवर्नमेंट जो है वो सिवाय कंडेम करने के और कुछ भी नहीं कर रही, तो ये सबसे ज्यादा जो है ये तकलीफ दे चीज है। अच्छा जी, कि यानी कि वो क्या है, कोई ऐसा काम नहीं कर रही, डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं डाल रही ना यूएसए के ऊपर ना इसराइल के ऊपर कि ये जंग खत्म हो सके। तो यहाँ पर फाइनली वो बात करके अपनी बात को खत्म करता है कि इन एक्शन बाय द अरब एंड मुस्लिम गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटेड इन द ओआईसी, ओआईसी के अंदर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वाज वाइडली सीन एज द बीट्रायर, ये एक ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे इन लोगों ने फलस्तीन को धोखा दिया है। और फाइनली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो फेल हो चुकी है, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल फेल हो चुकी है कि गजा के अंदर जो लड़ाई को ख़त्म कर सके। और फाइनली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का, अंटोनियो गुटरस, उसने कहा क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी इसको करार दिया। यानी कि यहाँ पर अरब अरब कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, दुनिया भी फेल हो चुकी है। और ये वही बातें हैं जो हम पिछले एडिटोरियल में भी कह चुके हैं कि पूरी की पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी एक गजा की जंग को बंद करने में नाकाम हो चुकी है। बेशक वो यूएनओ हो, बेशक वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसकी हो, या अरब रिच क्लास हो, जो मर्जी हो,
तो वो गजा की जंग को ख़त्म नहीं कर सके, बंद नहीं करवा सके। और आपके सामने 11,500 जो है टोटली जितना उसने फिगर बता दिए हैं कि 11,500 जो वो हैं वो उनकी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4600 बच्चे हैं। 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, मतलब कि 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और अभी भी जंग बंद नहीं करवा सके। तो ये क्या है, ये खोखले नारे हैं, दुनिया के खोखले नारे हैं यूएनओ के, ये किसी काम के नहीं हैं। ये सिर्फ अपने अपने मकासद के लिए सारे बनाए हुए हैं इन्होंने। और यहाँ से मुस्लिम वर्ल्ड को सबक सीखना चाहिए मुसलमानों। तो यही था इसके अंदर, और इतनी ही टाइम लूंगा, आगे चलता हूँ। आगे जो है वो सेकंड आपका ओपिनियन आ जाता है। सेकंड ओपिनियन के अंदर आ जाता है मिथ अबाउट मिलिट्री जस्टिस। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स के जो पीछे बात चल रही थी उसके ऊपर बात होगी, लीगल स्टेटस क्या है मिलिट्री कोर्ट्स का, अकाउंटेबिलिटी लेवल क्या है, कितना अच्छा ये इंसाफ करती हैं, उसके ऊपर बात होगी। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, और 9 मई का इंसिडेंट और मिलिट्री कोर्ट का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसके ऊपर बात करता है। स्टोरी पहले आपको बता देता हूँ। 9 मई का इंसिडेंट होता है, बंदे पकड़े जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है इनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कोर्ट मार्शल करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती है, वो भी एक बेंच फैसला करता है कि नहीं जनाब, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं करवाया जाएगा, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर इनका क्या करवाया जाएगा, इनका केस चलेगा, वहां पर इनको सजा दी जाएगी। लेकिन साथ ही एक जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उस रेजोल्यूशन में ये कहते हैं नहीं जनाब, ये जो आप गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की खराब, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहे हैं। मतलब बात करने का ये है कि इनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही भेजो। अब इसके पीछे उनके पॉलिटिकल मफादात हैं, ये क्या है वो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो बहरहाल वो चाहते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाएं। तो जब ये बात की जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ना सिर्फ ये कहती थी कि इन नई में 9 मई वालों का जो है यहाँ पर एहतसाब कराओ, बल्कि वो ये भी कहती थी कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनवाए गए हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल रहे हैं। इनकी भी कुछ ये भी कोई शिक्स ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इसके अंदर बात मेन जो लड़ाई वाली है वो ये है कि जनाब यार ये कह रहे हैं कि इनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनका ट्रायल करवाया जाए, और फिर ये देखें एक आम लोग थे जो 9 मई में जाके जिन्होंने ये सारा काम उनके एहतजाज वगैरह किया, लेकिन अब उनको जो ट्रायल है वो जो जसूस नहीं होते, स्पाई जिसे कहते हैं, स्पाई, गद्दार, इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो जुर्म होते हैं ना, वो इन लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इसके तहत इनको सजा कहते हैं, देते हैं हम मिलिट्री कोर्ट में कि ये जसूस, गद्दार, टेररिस्ट, इस तरह के। तो जब ये चीज होगी तो ज़ाहिर है बेचारों को तो बहुत ज्यादा सजा मिल जाएगी, उतना जुर्म किया नहीं जितनी सजा मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई तुम लोग छोड़ो, मैं खुद ही देख लेती हूँ, मैं खुद ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत देखती हूँ, जो काम इन्होंने किया उसके मुताबिक सजा दे देती हूँ। लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमने इनको सजा देनी है इनके तहत, तो ये तो बहुत ज्यादा इनको सजा मिल जाएगी। तो इसके ऊपर फिर वो आगे बात करती है सारी डिटेल के अंदर। तो चलो जी शुरू करते हैं। सॉरी पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये मीनिंग्स रह ही गए आपके, अक्सर आप कहते हैं कि सर मीनिंग भी साथ बता दिया करें, तो वो भी आपको बता दूं। मिथ्स, मिथ्स अबाउट मिलिट्री जस्टिस। मिथ क्या होता है, मिथ कहते हैं एक जो है ना झूठी कहानी, सादा अल्फाज में, कि एक ऐसी चीज जिसको आप सुन सुनकर उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें लेकिन हो वो झूठ, ठीक है, उसको कहते हैं मिथ। सादा अल्फाज में कहूँ इंग्लिश में तो मिसकंसेप्शन, ठीक हो गया। ये होती है मिथ आपकी, मिसकंसेप्शन। ट्रेडिशनल स्टोरी आप कह सकते हैं, एक फॉल्स बिलीफ जिसको बहुत दुनिया मानती है लेकिन हकीकत में वो हो वैसा ना। तो मिलिट्री जस्टिस को अपनी तरफ से कहती है कि ये एक मिथ है अबाउट मिलिट्री जस्टिस। वो क्या है कि यहाँ पर जो फैसला होगा वो बड़े ही अक्लमंद सुलझे इंसान समझदार होते हैं, इनके जज, वो बड़ा अच्छा फैसला करते हैं। तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ मिथ है, एक स्टोरी है जो कि झूठी है। तो यहाँ पर वो बताएगी फिर आपको जो मिलिट्री के जस्टिस हैं वो उनकी काबिलियत क्या होती है, कितने पढ़े लिखे होते हैं, और फिर बताएगी कि किस तरह से लोग समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है मिलिट्री जस्टिस बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पर वो 2-3 आपको बातें बताएगी जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो मिलिट्री के कोर्ट्स हैं उनकी क्या अहमियत है, क्या वो हमारे जो क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम है उनके बराबर के हैं या नहीं है। तो लोग तो यही समझते हैं ना कि बहुत अच्छा फैसला किया जाता है, तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये एक मिथ है, एक बस एक झूठी कहानी है, असल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये वो आपको डिस्कस करेगी इसके अंदर। कहती है होता क्या जी,
पहले तो आपको बताएगी आपको स्टोरी। कहती है 23 अक्टूबर 2023, हाँ जी 23 अक्टूबर 2023 हो गया। कहती है सुप्रीम कोर्ट ने एक ना रूलिंग दी, और उस रूलिंग के अंदर उसने डिटेल में रीजंस दी, जो कि अभी के सुन में प्रोविजन आदमी तो के अंडर इट्स एम्बेड प्रोविट ट्रायल बाय कोर्ट मार्शल फॉर अल्ट्रा वायर्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर नो लीगल इफेक्ट, कि इस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो लोग जिनको आप लोग आर्मी एक्ट 1952 के अंदर के तहत उनका कोर्ट मार्शल कर रहे हो, वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका कोई लीगली तौर पर उस इफेक्ट नहीं है, यानी कि वो नहीं माना जाता लीगली तौर पर। कि आप लोग क्या कर रहे हो, इस तरीक को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया कि 9 मई के अटैक वाले बंदे जो थे उनको आर्मी एक्ट 1952 के तहत आप लोग उनका कोर्ट मार्शल करने जा रहे हो, तो ये कोर्ट मार्शल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। नंबर एक तो ये चीज बता दी, ठीक हो गया। सेकेंडली क्या बताया आगे, वो कहता है इंस्टेड ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स कंडक्ट ट्रायल्स। दूसरे नंबर पर ये कहा कि बजाय ये कि मिलिट्री कोर्ट्स उनका ट्रायल लेंगे, नहीं, जो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जो आम कोर्ट्स बनाए गए हैं, वही जो नए 9 मई वाले बंदे हैं उनका क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, आप लोग ट्रायल नहीं करेंगे। ये दो चीजें बता दी गई। आगे आगे वो कहता है कि इससे क्या होता है, जब ये दो काम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सामने ये आता है कि सारे बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम लोग ज्यादातर जो है, और कहते हैं कि चलो जी विक्ट्री किसकी होगी, रूल ऑफ लॉ की, आजादी फतह हो गई रूल ऑफ लॉ की, और इंडिपेंडेंस होगी, ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो है कंट्री के अंदर उनकी इंडिपेंडेंस होगी, कि आप लोगों ने इन सब लोगों को किससे बचा लिया, मिलिट्री कोर्ट से बचा लिया। फिर वो कहता है येट टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर और जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें जो है ना मिक्स रिस्पॉन्स मिलता है इसका। कुछ लॉयर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस वो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करेगी तो इससे क्या होगा, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मसला होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है तो फिर कहता है इसी तरह से ये कुछ लोग जो है ये कुछ लोगों ने तो कहा बहुत अच्छा हो गया, और कुछ लोगों ने कहा नहीं इससे जो है सिक्योरिटी पाकिस्तान की खराब होगी। ठीक है, मिक्स मिक्स आ गया ना रिस्पॉन्स लोगों का। फिर वो आगे कहती है, आगे जाके क्या होता है, कहती है कि आगे ये होता है कि कुछ एक दर्जन जो सेनेटर्स हैं ना वो एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सही नहीं है। और रेजोल्यूशन में लिखा क्या जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, द स्पिरिट ऑफ जो शहीद हो चुके हैं उनकी स्पिरिट को, and had granted a lenient option for the terrorist anti-state actors, foreign agents and spies to be tried in normal courts। अब ये है रेजोल्यूशन जनाब यारी जो पास किया गया। देखे ना कैसे चीजों को रंग देते हैं ये लोग, पता नहीं कैसे दे देते हैं। अब कहना वो क्या चाह रहा है कि रेजोल्यूशन क्या पास किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये काम किया ना ऊपर वाला, कि इनकी ट्रायल जो है वो होगा किधर, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर। तो वो कहता है कि रेजोल्यूशन में ये लिखा गया कि वो लोग जो क्या हैं, टेररिस्ट हैं, एंटी स्टेट हैं, ठीक है ना, और फॉरेन एजेंट्स हैं और जसूस हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर जो है उनकी हियरिंग कर रहे हो। तो ये तो जो लोग शहीद हो गए थे उनकी रूहों के साथ आप मजाक कर रहे हो। सादा अल्फाज में वो ये कहना चाह रहा है कि ये आप उन लोगों को जो टेररिस्ट हैं, जो क्या है गद्दार हैं इस मुल्क के, जो फॉरेन एजेंट्स हैं, ये कौन है, ये 9 मई वाले, ये उनके ऊपर इतने बड़े बड़े हैवी किस्म के इन्होंने लगा दिए हैं क्या इल्जामात। तो कहते हैं कि ये कौन कह रहा है, ये सेनेटर हमारे कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, कि तुम ये कर रही हो कि उनको क्रिमिनल कोर्ट्स में लेके आ रही हो, मतलब वो तुम उनको खुली आज़ादी दे रही हो। तो ये लोग तो ऐसे हैं, और ये पीछे मैंने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था प्रॉपरली, अगर आपने प्रीवियस वाले सुने होंगे ओपिनियंस। तो जनाब यार ये रेजोल्यूशन जो है कि जल्दी जल्दी क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है मिलिट्री ट्रायल्स को और सिविलियंस के, ठीक है ना।
तो ये कहती है कि इससे क्या नजर ये सारे काम करने से हमें क्या नजर आ रहा है, कहती है इससे पता ये चलता है कि इग्नोरेंस ऑफ द रेलिवेंट लीगल फ्रेमवर्क एंड जूरिस्प्रूडेंस, इससे हमें पता चलता है कितने इग्नोरेंट हैं ये हमारे जो सेनेटर्स वगैरह हैं। फर्दर empowering the security establishment expense of the rights of the people of Pakistan, तो कहती है ये जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के काम करके जो पब्लिक है उसको मिसलीड कर रहे हैं, इम्पावर कर रहे हैं सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को और ज्यादा। और ये क्या है, ये पाकिस्तान के जो पीपल्स के राइट्स जो हैं उससे क्या होंगे, तबाह हो जाएंगे। आगे वो कहती है कि चार ऐसी 4 मिथ्स हैं। मिथ्स मैंने आपको बता दिया ना कि ऐसी चीज जो वैसे तो गलत हो लेकिन ज्यादातर माने उसको सही। तो कहती है 4 मिथ्स हैं मिलिट्री जस्टिस के ऊपर, रिगार्डिंग मिलिट्री जस्टिस और पर्टिकुलरली मिसलीडिंग, जिसकी वजह से जो अपना मिसलीड कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स को। पहले क्या है जी, पहला सबसे जो फर्स्ट वन है वो कहती है, फर्स्ट वन ये है कि ये क्लेम किया जाता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो प्रोसीजर्स है ना वो मीट करते हैं फेयर ट्रायल को, स्टैंडर्ड्स को। ये बिल्कुल गलत है कई वजूहत की वजह से। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो प्रोसीजर्स हैं वहां पर क्या होते हैं, वो फ्री ट्रायल के ऊपर काम करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसकी कई रीजंस हैं। अब वो रीजंस जो है वो बताती है, कहती है कई रीजन है और उनमें से 4 मोस्ट रीजन आपको बताती है। कहती है जो मिलिट्री कोर्ट के जजेस होते हैं ना, जो मिलिट्री कोर्ट के जजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना। और वो क्या है, एग्जेक्टिव ब्रांच से उनका तल्लुक होता है। और ये वो लोग होते हैं जो कि ज्यादातर इंडिपेंड इंजॉय नहीं कर पाते मिलिट्री की हायरार्की को, तो ये एग्जेक्टिव ब्रांच के लोग होते हैं। और दूसरी तरफ कहती है कि आर्टिकल 175 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का विच गारंटी द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव, जो कहता है कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी अलग अलग है। लेकिन आर्मी कोर्ट्स के अंदर क्या है कि जो एग्जेक्टिव के बंदे बैठाए हुए हैं एज ए जज, तो ये तो फिर वायलेशन होगी ना आर्टिकल 157 की। तो कहती है एक चीज तो ये है जिसकी वजह मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतने काबिल नहीं होते, लेकिन आप लोग समझते हैं जो बहुत काबिल होते हैं। आगे कहती है कि सेकंड आर्टिकल जो है, सेकंड और दूसरी चीज कौन सी है जिसकी वजह से मैं ये कहती हूँ कि जो जस्टिस सिस्टम है वो मिथ है आर्मी का। वो कहती है कि आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है, वो कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, कि कोई भी लॉ बनाया जाए जो फंडामेंटल राइट से कोलाइड करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कोलाइड करेगा वो उसको खत्म कर दिया जाएगा, वो नहीं सही। तो कहती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनकी ये जुरिस्डिक्शन है कि वो लेजिस्लेशन करें, रिव्यू करें, देखें पुराने जो बने हुए हैं उनको और नए जो बन रहे हैं उनको भी और पुरानों को भी, और देखें कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के साथ कोलाइड करता है उसको दोबारा से उनको हक है कि वो री राइट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिखें उसको। ये ड्यूटी है टू असेस द कंपैटिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन विद ह्यूमन राइट्स गारंटीज। कोई भी लॉ जो उनको लगता है तो वो उसको क्या करें, उसको खत्म करें उसको। तो उनको लग रहा है ना कि आर्मी एक्ट वाला जो काम है ये वाला सही नहीं है, कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आर्मी का जो एक्ट है उसके तहत जो ट्रायल किए जाने हैं तो वो गलत है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उसमें वो कह सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड वो कहती है सजेस्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ लीनियंट ऑप्शन ऑफ टेररिस्ट। फिर वो कहता है कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट को ये ताना दिया गया है ये वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, टेररिस्ट को ऑप्शन दे दी है कि वो एंटी स्टेट एक्टर्स को भी कि वो जाएं और जो मर्जी करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आर्मी एक्ट डिक्लेयर अल्ट्रा वायर सिविलियंस अक्यूज ऑफ, कहती है कि बेसिकली बात यह है कि ऐसी बात उसने कुछ नहीं की। जो है मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके अंदर उन लोगों को, उन सिविलियंस को सजा दी जाती है जो कि आर्मी ऑफिसर्स को सड्यूस करें। सड्यूस का बेसिकली मतलब होता है इंटाइस करना, अट्रैक्ट करना, उबारना, ठीक है ना। इंटाइस करना, उबारना आप कह सकते हैं, लालच देना, इंटाइस करना, अट्रैक्ट करना, कि ऐसा काम जिसके अंदर आप आर्मी के लोगों को यूज करें, उनको उबारें, रेवोल्यूशन की तरफ लेके आए, बगावत की तरफ लेके आए। तो अगर ऐसा कोई काम किया जाएगा ना तो फिर क्या है, जो यानी कि ऐसे काम के अंदर आर्मी ऑफिसर्स फ्रॉम देयर ड्यूटी या उनको ही उस ड्यूटी करने से रोका जाए या सर्टेन ऑफेंसेस के, तो फिर जो है उसके ऊपर ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 लगता है। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है, तो इनके ऊपर आप ऐसे इतने भारी भारी एक्ट्स क्यों लगा रहे हैं, ठीक है ना।
आगे वो कहता है इवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कहता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले भी वो लोग रेगुलर, यानी कि यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट्स भी बने हुए हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी बने हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की ये वाली जजमेंट जो 9 मई को दी गई, 9 मई के हवाले से दी गई है, उससे पहले भी लोगों को क्या है इन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जा रहा है उनका। ऐसी बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ट्रायल हो रहा है, तो उनका पहले भी जो ऑफेंडर्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनका ट्रायल हो रहा है। तो कहता है ये तो ऐसा ही है कि एक आम एक इंसान जाए, वो टेररिस्ट अटैक कर दे, कई बच्चों को जो है वो शहीद कर दे, तो आप उनका उनका जो है ट्रायल करवा दें एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर। और इसी तरह अगर दूसरी साइड पे क्या हो जाए कि अगर कोई जाए कहीं पर जहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहां पर वो बगैर इजाजत के चला जाए, तो आप उनको कहीं इसका कोर्ट मार्शल करना है। आप तो ऐसी एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उसके बाद आगे वो जाकर बात करता है इसी की कि जनाबे अली, व्हाट इज द रिक्वायर्ड द करेक्ट डेट, कहते हैं अब क्या है, चलो जो भी हो रहा है, लेकिन अब प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जनाब अली जो भी गलतियां हैं उसको में रिफॉर्म्स की जाए जुडिशियल सिस्टम के अंदर। ये इसका मतलब ये नहीं है अगर इसमें कोई खराबियां हैं तो आप ये मिलिट्री को दे दें सारे का सारा अपना जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम के लिए जी का आप लोग कर लें, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर रिफॉर्म्स की जाए, उसको बेहतर किया जाए। एंड फाइनली वो कहता है लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव रिपीटेडली found military trials of civilian constitutional is also डिसिप्टिव। ये बड़ी इसने अच्छी बात की है। कहता है कि अब यहाँ पर बाज़ औक़ात ये भी सुनने में आता है कि पहले भी तो मिलिट्री कोर्ट्स जो यानी कि वो वाले हो चुके हैं ना, मिलिट्री ट्रायल्स हो चुके हैं सिविलियंस के, और उसके ऊपर जो कोर्ट है वो खामोश रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब क्यों बोल रहा है? तो इसके ऊपर वो ये जवाब दिया जाता है उनको, ये जहाँ पर मैंने स्टार लगाया हुआ है कि जनाब अली 2010 से पहले पहले ये काम पॉसिबल था, लेकिन उसके बाद जब से 10A जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है, उसके बाद ये काम नहीं हो सकता कि सिविलियंस को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेकर जाया जाए। ठीक है ना। अब 10A क्या है, बिफोर 2010 जो था 10A नहीं था आर्टिकल, वो क्या है 10A कहता है राइट टू अ फेयर ट्रायल, राइट टू अ फेयर ट्रायल। जब से ये ऐड कर दिया गया है उसके बाद आप लोग किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं लेकर जा सकते। हाँ लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या है स्पेशल केसेस के अंदर ही सिर्फ। ठीक है। उसकी फिर वो आगे एग्जांपल देता है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस की और FALE केस की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है ना। एंड फाइनली जो है वो कहता है कि 20 लैब्स इन द 2019 एंड आर नो लॉन्गर इन फोर्स, कि जनाब अली की 21st जो अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ऐसे ना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऊपर है, इसको भी आप छोड़ दें, इसका भी कोई फायदा नहीं। ये असल में आपको चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो ये राइट टू फ्री फेयर ट्रायल कहता है, और ये 2010 से पहले नहीं था। 2010 तक इसलिए लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाया जाता था, लेकिन इसके बाद किसी को आप लेकर नहीं लेकर जा सकते। एंड नोटेबली अ प्रोविजन ऑफ द आर्मी एक्ट स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एंजॉय, और इसके अलावा जो है ना ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जा रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक कर रहे हैं, तो ये वाले वो नहीं लेकर जा सकते। फिर आगे वो कहता है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उससे अपील करता है, यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में, तो वो यही कहता है कि अगर आप मिलिट्री ट्रायल्स ही करवाएंगे ना सिविलियंस के, तो डेमोक्रेसी जो है ना वो खत्म हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मिलिट्री ऑफिसर्स ने अगर होल्ड करना है सच ट्रायल्स को तो उनकी ग्लोरीफाई बनेगी। ठीक है ना। और जो है ना गिव अप कर दें फिर डेमोक्रेसी का जो आप नारा लगाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का, सिविलियन रूल ऑल टुगेदर, तो ये सारी चीजें फिर आप छोड़ दें, ऐसी बातें फिर आप लोग ना किया करें। तो जनाब ये था आपका सेकंड एडिटोरियल। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड एडिटोरियल जी ये भी गजा से रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें एक नई डिमेंशन है। इसमें वो डिस्कस करेगा अबाउट द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका को डिस्कस करेगा कि किस तरह से साउथ अमेरिका ने जो है इस इनके लिए जो है वो कुछ किया है, बाकी दुनिया जो है वो खामोश रही है। तो पहले मैं आपको यहाँ से मैप दिखा दूँ। ये जी वर्ल्ड मैप है आपके सामने, ये रहा साउथ अमेरिका। जब इसका टाइम आएगा इसको मैं अलहदा से डिस्कस करूंगा। तो वो क्या करेगा, अब इस ओपिनियन के अंदर वो मुख्तलिफ कंट्रीज का नाम लेगा, उसका रिस्पॉन्स बताएगा रिगार्डिंग गजा, कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया गजा के ऊपर, और फाइनली वो आपको बताएगा कि ये जो साउथ अमेरिका वाले हैं ना, इन्होंने सबसे क्वालिटी वाला और सॉलिड रिस्पॉन्स इन कंट्रीज ने दिया है। और फिर उसकी वो रीजंस आपको बताएगा कि ये इन्होंने क्यों ये रिस्पॉन्स दिया है, उसकी क्या रीजंस है, एक दो वो बेसिक रीजंस बताएगा।
दो रीजन है बेसिकली जिसकी वजह से वो कहता है कि साउथ अमेरिका वाले जो कंट्रीज हैं उन्होंने बड़ा सॉलिड रिस्पॉन्स दिया है गजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसराइल के साथ उन्होंने अपने तल्लुकात खत्म कर दिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं, ये सारा काम उन्होंने कर दिया है। और बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है जिसके हम नगारे लगाते हैं, तुर्की की बात करेगा वो, सऊदी अरेबिया की बात करेगा, बाकी मतलब मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, वो रिस्पॉन्स भी वो आपको बताएगा। तो चलें जी, इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको बताएगा, तो आपने इसको अल्टीमेटली गजा के पर्सपेक्टिव में आपको ये क्लैरिटी देगा और ज्यादा। कहता है कि चलो जी, पहले तो एक ना आपको पहले इस तरह से लिखता है, कहता है कि व्हाट्सअप वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ व्हाट्सअप, उसके अंदर क्या होता है कि मुसलमान जो अरब कंट्रीज हैं, कहता है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया कि अगेंस्ट द इसराइल उन्होंने एक रिस्पॉन्स देते हैं। कतर वाले क्या करते हैं, उन्होंने ये कहा कतर वालों ने कि हम अपना एलपीजी जो है, एलएनजी जो सप्लाई है ना दुनिया को बंद कर देंगे, वेस्ट को बंद कर देंगे अगर इसराइल ने ये जंग ना रोकी। तुर्किश वाले ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट अर्दगान ये कहता है कि मैंने मेडिकल टास्क फोर्स भेजी है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ मेरा स्पेशल फोर्स यूनिट भी इसराइल गया है, और अगर इसराइल में हिम्मत है तो आकर उनको छेड़ कर दिखाए, उनको शूट करके दिखाए। तो कहता है ये दो चीजें जो है कतर की और तुर्की की, ये किसने रिस्पॉन्स दिया जनाब अली, ये दिया है मुस्लिम वर्ल्ड ने। फिर वो कहता है कि जनाब नथिंग ऑफ दिस, इस किस्म का रिस्पॉन्स जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है ना कि कतर कहेगा मैं अपनी एलएनजी बंद कर दूंगा, तुर्की कहेगा कि मैंने भेजे हैं तो पूछ के, तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और असल वर्ल्ड कहता है, असल वर्ल्ड के अंदर क्या है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। असल वर्ल्ड के अंदर कहता है कि सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है, सऊदी अरेबिया स्टेटमेंट्स दे रहा है, वो उनको नाराज नहीं करना चाहता। यूएई जो है उसके अपने जो है वो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नॉर्मलाइज हो रहे हैं, वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ईरान जो है, ईरान ने भी अब कहना शुरू कर दिया कि हमास ने ना ये वाला काम करके अपने आप ये काम कर लिया है, अटैक करने का, मुझसे पूछा ही नहीं है तो उसने गलती किया है। और जॉर्डन और इजिप्ट की तो वो कहता है कि बात ही ना करो, उनको तो रहने ही दो जहां पर है, जितना उनके बारे में कम बोला जाए उतना ही बेहतर है। तुर्की के बारे में वो कहता है कि तुर्की ने क्या किया, उसने भी कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया। तो ये वो आपको बात बता देता है कि इनकी मुस्लिम वर्ल्ड की, कहता है लेना तो इस तरह से चाहिए था मगर ऐसा कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और असल रिस्पॉन्स ये है कि नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं। खत्म हो गया मुस्लिम वर्ल्ड। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाइए, दूसरे जो आपके कंट्रीज हैं उनकी बात करता है। कहता है कि इंस्टीड स्टेट्स फर्दर फिजिकली रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रेट, बेल्जियम ने कहता है कंडेम किया है, बाकियों ने भी कंडेम नहीं किया लेकिन चले मुसलमानों को तो ज्यादा करना चाहिए, बेल्जियम ने कंडेम किया जनाबी अली इंटरनेशनल, और कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो रूल होगा उसके अंदर मैं उन्होंने उसको सपोर्ट भी दिया है कि हाँ जी ये फलस्तीन के ऊपर जो भी काम हो रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ही बाद में ज़ाहिर है फैसला करेगा ये गलत हुआ या नहीं हुआ। नॉर्वे के पार्लियामेंट के अंदर इसके बारे में बात हुई है। स्पेन के बारे, स्पेन का भी कहता है, उसका भी एक बंदा है, उन्होंने भी कहा है कि इसको रोका जाए, लेकिन बट कहता है द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये जो सारे काम हुए हैं इसराइल में ये यानी कि हुआ है, मगर आगे जाकर वो बताया कि ये नहीं कि उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों ने रिस्पॉन्स दिया ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला मुस्लिम्स का था रिस्पॉन्स, और जनाब ये रिमेनिंग वर्ल्ड का था रिस्पॉन्स जो मुसलमान दूसरे कंट्रीज हैं। एंड फाइनली वो आपको बताएगा कि जो है उनका रिस्पॉन्स, साउथ अमेरिका वालों का रिस्पॉन्स, कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया। साउथ अमेरिका आपको ये दिखा दूं, ये है जी आपका साउथ अमेरिका, ये आपके अंदर इसके अंदर आपको कंट्रीज नजर आ रही हैं, ब्राजील है, बोलीविया है, ठीक है ना, ये कंट्रीज, वेनेजुएला है। तो इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है, अब हम ये वाला रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। इन्होंने जी लैटिन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है ना, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स था इनका, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स है वो है साउथ अमेरिकन स्टेट्स का। वो क्यों है वो भी बाद में बता दिया जाता है जी आपको। उसमें लैटिन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, बोलीविया है जनाबी अली, ठीक है ना, उसने अपने इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। चिली है, कोलंबिया है, और हंडोर्स है, ठीक है, हंडोर्स है, उन्होंने भी क्या किया है, ड्रॉन विदड्रॉन विद डिप्लोमेट्स, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स ही वापस बुला रही है तल अवीव से, या अपने जो सफारतकार हैं उनको वापस बुला रही है। ब्राजील जो है लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग अभी मैंने आपको पूछा था ना, लेफ्ट विंग का आपने मुझे बताना है, तो वो आपने बताना है, लेफ्ट विंग हो गया, लेफ्ट ग्रुप हो गया। प्रेसिडेंट लूला जो है अर्जेंटीना का, उन्होंने भी क्या किया है कि ब्राजील का सॉरी, उन्होंने भी क्या है कि इसराइल जो है वो इनोसेंट लोगों की किलिंग कर रहा है विदाउट एनी क्राइटेरिया। अर्जेंटीना ने जी भी क्या किया है
वहाँ पर एक जैविश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है साउथ अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। तो उन्होंने भी इसकी क्या है कि इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन किया, और जो बाइडेन है वो वहाँ का वहाँ ही खड़ा है, उसने अपना जो रिस्पॉन्स है वो चेंज नहीं किया। आगे वो कहता है कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन क्या है, क्यों ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक रीजन वो ये बताता है कि ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कहता है कि वहाँ पर जो है ना फलस्तीनी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तकरीबन 7 लाख लोग जो हैं वहाँ पर फ़लस्तीनी मौजूद हैं साउथ अमेरिका के अंदर, और ये वहाँ पर तब से रह रहे हैं जब से इन्होंने इसराइल वालों ने इनको निकाला था। तो इन्होंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया, रिहाइश शुरू कर दी। तो एक तो ये वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसराइली हैं, फ़लस्तीनी हैं, और वो इस वजह से क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड रीज़न क्या है जी? सेकंड रीज़न में वो ये कहता है कि इनकी जो हिस्ट्री है ना, आइडियोलॉजी जो है इनकी, ठीक है ना, आइडियोलॉजी इन साउथ अमेरिकन की हिस्ट्री वो सेम है, कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना, उससे इन्होंने अपनी जान छुड़वाई। वेस्ट वेस्ट ने जिनके ऊपर जो मुजालम किए, तो ये इनकी स्ट्रगल, साउथ अमेरिका की स्ट्रगल और फ़लस्तीन की स्ट्रगल एक जैसी है। तो एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से ये उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि कोल्ड वार की बात करता है, और उसके बाद फिडेल कैस्ट्रो की बात करेगा वो, ठीक है ना। तो इसमें बस जो मेन बात है वो यही है कि जनाबी अली, यूएसए ने भी यहाँ पर भी कोशिश की थी साउथ अमेरिका के भी अंदर, और ये जो है ना सफर्ड करते हैं, सफर्ड कॉलोनियलिज्म, ठीक है, एंड वेस्ट बैक डिक्टेटरशिप, इसको इन लोगों ने सफर किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि इसको जो बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आगे वो बात करता है कि एनालॉजी प्लेजा, कोलंबिया जो है उसके केस की बात करता है। तो ये बेसिकली एक रीजन मैंने आपको पहले बता दी कि वहां पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है, तकरीबन 7 लाख के करीब है, ठीक है ना, फलस्तीनी साउथ अमेरिका के अंदर। दूसरी रीजन ये है कि ये आइडियोलॉजिकली उसी स्ट्रक्चर से चल रहे हैं जिस तरह से वो फलस्तीनी अब गुजर रहे हैं, ये लोग पहले गुजर चुके हैं कि इनके ऊपर कॉलोनियलिज्म था, वेस्ट वाले जो थे इनके ऊपर हुकूमत करते थे, जुल्म सितम करते थे, और इसी तरह से ये लोग भी चल रहे हैं। आगे वो लेफ्ट विंग की बात करता है और राइट विंग की बात करता है। तो कहता है राइट विंग भी जो है वो इधर मौजूद है, और लेफ्ट विंग भी मौजूद है। लेफ्ट विंग वाले क्या कर रहे हैं, जो वो फलस्तीन वाले के जो है वो हेल्प करते हैं, मान रहे हैं उनको, लेफ्टिस्ट जो है। और राइट विंग वाले भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो इसराइल है वो क्या करेगा फ्यूचर में, उनके साथ जो है वो अपने रिलेशंस खुद ब खुद ही बेहतर कर लेगा, उसको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली वो यही कहता है कि जो है ना, दुनिया सारी की सारी जो है वो खामोश रही जो भी जुल्म सितम हुए, लेकिन जो साउथ अमेरिकन हैं उनको याद रखा जाएगा, उन्होंने सम रिस्पॉन्स दिया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, दैट इज इनफ। आगे जी फोर्थ आपका आ जाता है ओपिनियन। फोर्थ ओपिनियन के अंदर जो है वो कराची की डेकोरेशन की बात करता है, हिस्ट्री की बात करता है कि पहले भी इस तरह के बड़े मंसूबे लगाए, लेकिन तो फायदा कोई भी नहीं हुआ। और फाइनली वो कहता है यार इतने मंसूबे लगाने की क्या जरूरत है, ये एक ही प्लान जो 2047 वाला बनाया होगा, ग्रेटर कराची रीजन प्लान, तो इसी के ऊपर वर्क कर लो ना, तो सारे मामला हमारे जो है वो हल हो जाए। तो बस वो बातें हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। कराची के अंदर कहता है कि क्या होता है कि सिंध का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है वो कहता है अगर ब्यूटीफाई कराची का प्लान बनाओ, सबको बुलाता है ब्यूरोक्रेट्स को और दूसरों को, और कहता है जनाब अली इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाए। तो ब्यूटिफिकेशन जो है ना, जो है ना मैनी ओकेजन, कहता है इससे पहले भी कई दफ़ा ये कोशिश की गई है लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो लोगों के क्या किए गए हैं, ज़ाया कर दिए जाए गए हैं। एंड उस फिर वो अटेम्प्ट्स की बात करता है, पहली जो अटेम्प्ट ली गई, कहता है फरूक सतार जो उसका तन्योर था उसके अंदर ये पहली अटेम्प्ट ली गई जब कराची को ब्यूटीफाई करने की कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी के अंदर क्या था, म्यूनसिपल मैनेजर थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, आर्किटेक्चर थे, और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ये सारा कोशिश की। वन ऑफ इट्स टास्क जो था वो क्या था, डिज़ाइन बनाना है ट्रैफिक राउंड बाउंड्स के अंदर नज़दीक, ठीक है ना। और ये नहीं कि ये सारी चीज़ें करनी है जिससे क्या हो सके, कराची जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कराची के अंदर बना दिए गए मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और फ्लास क्या था कि वहाँ पर ट्री कोई नहीं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाया गया, तो जिसकी वजह से उन प्रोजेक्ट्स की इतना देख कर इतना मज़ा नहीं आता था लोगों को। तो इसके कंट्रास्ट में वो कहता है एक छोटा सा प्रोजेक्ट था लेकिन वहाँ पर क्या किए गए, पाम के ट्री लगा दिए गए, तो उससे उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आगे जाके वो फिर आपको बताता है जी दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट कहता है कब किया गया, मेड ड्यूरिंग
नियामतुल्लाह खान टर्म, जब नियामतुल्लाह खान था तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया, बहुत सारी जो म्यूनिसिपल एजेंसीज थी ना उन सबको मर्ज करके सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बना दी गई। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची जो है वो बना दी गई। पार्क्स वगैरह जो है, प्ले ग्राउंड जो है इसके अंडर दे दिए गए। इसने किया किया 300 करीब के करीब नज़दीक जो है पार्क्स हैं वो कराची के अंदर बना दिए गए। 24 जो है वो मॉडल पार्क्स बना दिए गए, ठीक है ना। और मुख्तलिफ एरियाज है उसके नाम लिया पेपर पर्सपेक्टिव में, ज़रूरी नहीं है नाम लेना उनका। तो इससे ये क्या, अब इससे क्या हुआ, पॉजिटिव क्या हुआ कि पॉजिटिव लैंड यूज इसमें एक ये हो गया कि जो पुरानी सब्जी मंडी थी ना उसको कन्वर्ट कर दिया गया पार्क के अंदर। तो ये एक राइट डायरेक्शन में कहता है एक फैसला किया गया था इस दौर के अंदर। थर्ड जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो कब किया गया, रिसेंटली जुलाई 2023 के अंदर। तो उसमें शाहरा फैसल जो है उसमें अनाउंस किया गया विद हैप्टी बजट 195.71 मिलियन का बजट जो है उसके अंदर दिया गया। तो इसके अंदर भी यही कोशिश की गई कि कराची को जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत किया जाए, और एक सड़क दीवार बना दी गई वहाँ पर। लेकिन वो दीवार जो थी उसका पर्पस तो ये था कि खूबसूरती हो, लेकिन वो बिजनेसमैन क्लास के लिए नुकसानदेह बन गई, क्योंकि वो क्या करती थी, बिजनेसमैन जो रिटेलर्स हैं और एक्टिविटिस्ट हैं वो उस दीवार से बड़े जो थे वो खफा थे कि इस दीवार की वजह से जो कनेक्शन है ना दुकानों के दरमियान और कस्टमर के दरमियान वो खत्म होता जा रहा है। चौथा एक्सपेरिमेंट जो ना भी अभी एक और किया गया, उसमें भी क्या किया गया, स्ट्रक्चर बनाए गए ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर, कम्प्लेक्स फाउंड किए गए जहाँ जहाँ इंटरेस्ट है। तो उससे भी कहता है कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो कहता है इस सारे टन्योर के अंदर एक चीज़ बड़ी मजे की समझने में मिली कि पाकिस्तान के अंदर ये वाला जो है ना, ये इधर से ये वाला बस इतना सा आपने अपना अच्छा लिखा उसने। वो क्या है, उसने कहा जी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है जी, कि एक जाइंट गेट कम्प्लेक्स क्रिएटेड। इस हिसाब से ये पता चलता है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल क्लाउड ऑफ द डेवलपर्स, वो हमारे सामने आता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो और पॉलिटिकल जो क्लाउड है वो, कि किस तरह से जो ये पॉलिटिकली लोग हैं, ये जो फाइनेंशियली लोग स्टेबल हैं उनके साथ ये जुड़े पड़े हैं, कि आपस में मिले पड़े हैं। ये यहाँ से प्रोजेक्ट खरीद के इनको देते हैं, और ये इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, खुद भी खाते हैं और उन लोग इनको भी खिलाते हैं। तो ये यहाँ से कहता है हमें चीज़ हमारे सामने बड़ी खुलकर आ जाती है। एंड फाइनली जो वो बात करता है एंड पर आकर, वो कहता है जनाब इधर उधर जो पैसे सारे आप लोग ज़ाया कर रहे हो, तो बेहतर ये नहीं है कि जो जो कराची का ग्रेटर कराची रीजन प्लान 2047 है, तो आप लोग इसके ऊपर पैसा खर्च करो ना, तो एक ही दफ़ा सारे कराची का मसला हल हो जाए। तो आप लोग जो इधर उधर सारे पैसे ज़ाया कर रहे हो तो वो ना करें, यही एक सोल्यूशन है सारे के सारी कराची की सफाई करने की। एंड फिर वो आगे मुख्तलिफ बात करता है कि दीज चैलेंजेस इंडक्शंस, इन चैलेंजेस के अंदर क्या क्या है। वो कहता है कि इंडक्शन ऑफ कंपिटेंट प्लानर्स वो करनी पड़ेगी, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डेमोग्राफर्स, सोशियोलॉजिस्ट, कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट, फील्ड सर्वेयर्स एंड अदर इन द प्रोपोज्ड एजेंसी द कैपेसिटी टू टेक और दीज सेगमेंट्स कैन बी श्योर अप, कि ये सारे चैलेंज है ये कर लो, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर पैसा लगाओ और पूरे का पूरा कराची एक ही झटके में साफ कर दो। तो क्या जरूरत है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाकर पैसे ज़ाया करने की। तो ये था जी आपका टुडे, और आज के लिए इतना ही था। हैव अ नाइस डे। इसका पूरा आप बाइकआउट करें जितना कर सकते हैं, एंड दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।